जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू थॉट कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, व्हाटएवर, ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन एथिक्स किसी किसी ने पढ़ा है, एथिक्स कुछ 5-6 लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो दो वर्ड होते हैं यार, एक होती है आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, और अगर उसके एक्सपेक्टेशन के इक्वल प्रोपोर्शन में आपकी हार्ड वर्किंग है तो यूजुअली आउटकम सिमिलर रहता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो इन जनरल पार्लेंस में एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा रहती है और हार्डवर्क थोड़ा सा कम रहता है, तो ये एरो ना ऐसे हो जाता है, ठीक है। और जो ये वाला फेज होता है ना, ये एंजाइटी और स्ट्रेस वाला फेज होता है, और यहां से इसको एरो को वापस ऊपर लाने के लिए ना यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हैंड होल्डिंग, ठीक है। मेरे केस में विनय सर ऐसे थे कि जब मैंने स्टार्ट किया तो आई यूज्ड टू आस्क कि यार कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ क्या, ठीक है, नो वन इज देयर टू टेल मी। तो विनय हैड स्टार्टेड कि ऐसे स्टार्ट करना है यार, इसको ऐसे कर, ये वाला कोचिंग ज्वाइन कर, तब, ठीक है। तो सिंस 2011 मी एंड विनय बोथ आर टुगेदर राइट नाउ, ठीक है। तो जब ये स्लाइडिंग फेज रहता है तो देखा होगा, किसी ने लैंडस्लाइड भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जब स्लाइडिंग फेज पे अगर कोई ट्री नहीं है या अगर कोई रुकावट नहीं है ना, यू आर बाउंड टू गेट डाउन, और यहां से ऊपर जाना वो हमेशा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अभी मान लो आप कहीं ऐसे वाले स्पेक्ट्रम पे हो, ट्राई कर रहे हो, जो कोई एक आधा प्री फेल हुआ है, दो हुआ है, वो इस वाले स्पेक्ट्रम पे आए हैं, ठीक है। यहां से और ये गैप, ये आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट है, ये गैप ब्रीच करना ये विनय का या जो भी आपकी हेल्प कर रहा है उनका काम है। बस आपको एक चीज रखना है, दैट इज फेथ ऑन योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड द इंस्टीट्यूशन और द पीपल एसोसिएटेड विद यू, जो हम यूजली खो देते हैं आज के इरा में, ठीक है। सबको ये लगता है कि ईच एंड एवरी डे मान लो मार्केटिंग है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और आजकल तो ये आई वुडंट से दिस, लेकिन ये कहीं ना एक स्कैम भी है कि लोग क्या करते हैं, बड़ा अच्छा, ठीक है। तो एक स्कैम क्या आपने सबने सुना होगा कि वो कई लोग ये बोलते हैं कि मैंने तो एक भी दिन प्री नहीं पढ़ा और मेरा प्री पास हो गया, ठीक है। मतलब अभी शायद अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट श्री राम सर ने ना, वो शायद उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि यू नीड टू जस्ट स्टडी 1 आवर फॉर 30 डेज एंड आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, इज इट सो, ठीक है ना। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने लॉ पढ़ के एक अलग एग्जाम देकर अटॉर्नी जनरल बने, ना कि यूपीएससी, ठीक है। तो उन्हें भी नहीं पता था, जिन्होंने उनको गाइड किया होगा ऑब्वियसली दे आर आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर व्हाटएवर, ठीक है। तो वो आज से 30 साल पहले आईएएस आईपीएस थे, आज नहीं, ठीक है। आज का एग्जाम, ठीक है, तो आज का एग्जाम और 30 साल पहले का एग्जाम आर ड्रास्टिकली डिफरेंट, एंड दोज हु अपीयर ट्वाइस थ्राइस दे आर नोइंग इट क्लियरली कि क्या स्टेटमेंट है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो बस जो ये सेशन है, आई ट्राई टू फोकस ऑन वन कीवर्ड, ठीक है। वो हमने सोचा उसके बारे में कि क्या हो सकता था, यू आर सिटिंग इन यूपीएससी अखाड़ा बिल्डिंग, तो बस वही एक कीवर्ड दोबारा से उसको किया है, तो अगर आपने इसको समझ लिया तो आई होप कि जो आपके नेक्स्ट 90 डेज हैं या जो नेक्स्ट 1 ईयर है उसमें आपको ज्यादा इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा कीवर्ड है, ये एक्रोनिम मोदी जी का आजकल बहुत फेवरेट वो चल रहा है कि वो एक्रोनिम डिजाइन करते हैं और फिर उसी के साथ प्रोसेस में रहते हैं। तो ये यहाँ पे भी यही चीज है, एक सिंपल सी कोशिश की है एक एक्रोनिम बनाने की, ठीक है। तो ए क्या हो सकता है, एज अवेयरनेस, सबसे जरूरी चीज है ये यूपीएससी प्रिपरेशन की, अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ व्हाट, अवेयरनेस ऑफ द एग्जाम, ठीक है।
ऐसे कितने लोग हैं जिनका मेंस प्रिपेयर नहीं था एंड दे हैव गिवन प्रीलिम्स देयर अटेम्प्ट? 1 2 3 4। ये एक ऐसा ब्लंडर है जो हम लोग करते हैं जब हम इनिशियल स्टेजेज में होते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि एक ट्राई दे के देखते हैं कि पेपर कैसा है। हम इस एग्जाम, इस जो यूपीएससी का स्कीम है, इसको दूसरे एग्जाम्स की तरह कंसिडर करते हैं। ये तो हर साल आ रहा है, कोई ऐसा थोड़ी है। लेकिन वो 6 ही अटेम्प्ट है, और जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को ज्यादा समझना, यू गेट टू नो कि क्या प्रोसेस है, क्या है, देन आपको उसके इंपॉर्टेंस समझ आता, अरे एक अटेम्प्ट तो मैंने वेस्ट कर दिया। क्योंकि प्रीलिम्स प्री एग्जाम नहीं है। जो आईएएस आईपीएस जो भी आपको सर्विस में लेके आएगा वो एग्जाम क्या है? मेंस के मार्क्स। और हम कहां स्टक करते हैं? प्रीलिम्स पे। अवेयरनेस वो नहीं है, और जो मार्केटिंग गिमिक है वो केवल प्रीलिम्स पे ही अटका के रखती है लोगों को। जब भी आपको कोई बताएगा, मान लो कि ऐसे प्रिपेयर करना है या क्यों क्यों प्रिपेयर करना है, तो दे वोंट टेल कि मेंस भी कोई चीज होती है। आपको मेंस की क्लास करा देंगे, मेंस की आंसर राइटिंग करा देंगे, सब करा देंगे, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन, यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन और आपकी मेहनत अलाइन नहीं रहेगी, तो ऐसे रहेगा, वैसे चलेगा, आउटकम भी ऐसे ही आएगा। और हमेशा ही रहता है, जब आपका प्री एक बार आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो कॉन्फिडेंस सेटर करता है। क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस थी ही नहीं। किस डेप्थ में हमें प्रिपेयर करना है, ये अवेयरनेस थी ही नहीं। कितना हॉरिजॉन्टली हमें प्रिपेयर करना है, ये अवेयरनेस थी ही नहीं। बस हमने स्टार्ट किया और चले गए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको स्विमिंग करना है, और स्विमिंग करना कहाँ पे है? गंजेज में। राफ्टिंग किया होगा कई लोगों ने। स्विमिंग करना है तो यू मस्ट नो कि डेप्थ कितना है। लोग तो बोल देंगे बार करके तो देखो, लेकिन लाइफ यहाँ पे क्या आपके पास यूपीएससी में क्या लाइफ है? अटेम्प्ट्स। बचपन में गेम्स खेलते थे ना, तो लाइफ लाइन मिलती थी, एक बार मरे, दो बार मरे, गेम ओवर हो जाता है। तो अब 6 लाइफ लाइन है। हमने 1 2 3 ऐसे लाइफ लाइन खत्म कर ली है, ऐसे जस्ट ट्राई करने के लिए। और जब हम स्विमिंग कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है, एक्सटेनियस फैक्टर्स आ जाते हैं। मान लो किसी ने वेल्स देखे होंगे, तो उसमें अगर आप फंस जाते हो, तो ये क्या है, जो आउटसाइड फोर्सेज है वो है। तो आप कितने भी अच्छे स्विमर हो, एट टाइम्स क्या होता है कि आप उस फ्लो के साथ साइड में चले जाते हो, कोई स्टोन बीच में आ जाता है, कोई और रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से जो 6 आपकी लाइफ लाइन थी वो 4 में, 3 में, 2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो यू हैव टू अवेयर, यू मस्ट अवेयर अबाउट योर सेल्फ, योर कैपेबिलिटीज, द एग्जाम यू आर अपेयरिंग इन। सबसे पहले हम यहां पे लैकिंग करते हैं, और इसकी अवेयरनेस अगर आपको कोई करा देगा तो आप इस चीज में कभी नहीं फंसोगे कि मैं डायरेक्ट जाके मेंस लिख लूं, सॉरी ये प्रीलिम्स की तैयारी कर लेती हूँ और अटेम्प्ट देके आ जाऊं। तो ये चीज कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमने किसकी बात की? अवेयरनेस की। के द मोमेंट यू आर अवेयर, अब आपको पता चल गया कि मान लो मुझे इस पाथ पे चलना है, एंड देयर आर फ्यू ऑब्स्टेकल्स जिनका मुझे क्रॉस करना है। ये ऑब्स्टेकल्स क्या है? मान लो प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड यहाँ पे आपकी जॉब है। अभी तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा पार्ट बना हुआ है, प्रीलिम्स ही। यहां से आपने स्टार्ट किया था। इसको क्रैक करने के लिए किस चीज की जरूरत है? नॉलेज एंड कीननेस। नॉलेज ऑफ व्हाट? अगेन नॉलेज ऑफ एग्जाम प्रोसेस। प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है उसकी नॉलेज। क्या टेक्स्ट बुक ये वाली लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, या क्लास में जो 10 बातें और नहीं पता चल रही हैं उस पर फोकस करना है? क्या ये टेस्ट सीरीज करनी ठीक है या दूसरी करनी ठीक है? नॉलेज।
और वो टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू थिंग्स, उसके लिए भी नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एंड कीननेस की जरूरत पड़ती है कि आप उसके अंदर घुस के देखते हो। मान लो अब जब कभी पर्सनैलिटी टेस्ट में यू विल बी देयर, तो वहां पे दो चीज पूछते हैं, योर हॉबी एंड योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? इंटरेस्ट क्या होता है? आज मन कर रहा है, कल नहीं करेंगे। किसी को सिविल सर्विस की तैयारी करने का भी इंटरेस्ट होता है कि चलो कर लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे। लेकिन हॉबी क्या है कि यू आर डीपली इन्वॉल्व इन दैट थिंग। ठीक है, तो वो जब वो नॉलेज उस लेवल पे पहुंच जाती है, तो योर इंटरेस्ट बिकम योर हॉबी। उस दो में डिफरेंस क्या है? कीननेस का, योर एटीट्यूड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। जब स्टार्ट में हम प्रिपेयर करते हैं तो बस हमें इंटरेस्ट रहता है कि चलो ये भी सीख लेते हैं, अच्छा ये हिस्ट्री में ये प्लासी ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, बस वो वाला इंटरेस्ट। अच्छा ये ऐसे मेंढर बनता है, ऐसे कुछ होता है, वो वाला इंटरेस्ट। लेकिन जब उसमें कीननेस इन्वॉल्व होती है, देन यू गेट टू नो कि चीजों को, अच्छा इसको इस तरीके से पढ़ना था। मान लो सर ने सारे डीपीएसपी वगैरह कुछ याद कराए तो आई डोंट नो, ठीक है, तो वो जो लोग रट्टे मारते रहते हैं, डीपीएसपी याद नहीं हो रहे होते हैं, वो ऐसे 5 मिनट का गेम होता था कि अच्छा 41 में ये था, 42 में ये था, 43 में ये था, सब ऐसे 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 करके याद, ट्रिक्स एंड उससे। क्यों? क्योंकि वो किसी ने नॉलेज थी, वो उसको इंटरेस्ट के साथ सीखा, देन ही और शी हैज डिलीवर्ड, और वो फिर ट्रांसफॉर्म होती है, सबके पास पहुंचती है नॉलेज। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है नॉलेज का? किसी भी चीज को नॉलेज आपने ली होगी, लेकिन जिनका प्री अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनको उसमें लैक लगा होगा कि जो नॉलेज उनके पास थी और जो पेपर फाइनली आया वो तो बिल्कुल मिसमैच थे, दे आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। ऐसा था कुछ। और उस नॉलेज में जो आपको मिली होगी, उसमें इवन इफ यू आर कीन, आपका पूरा इंटरेस्ट था सीखने में, लेकिन वो नॉलेज ही लैग कर रही थी। उसमें वो सारे कंपोनेंट नहीं थे। 1 to 10 अगर स्केल पे देखेंगे तो हो सकता है वो कंपोनेंट 1 2 3 4 5 तक हो, आगे वाले तो कंपोनेंट ही नहीं थे उसमें। तो कैसे आउटकम जो आप चाह रहे हो, डिजायर्ड आउटकम, यहां से यहां तक कैसे पहुंचोगे? तो जो नॉलेज कंपोनेंट है, इसको अपग्रेड करना है। और सबसे बड़ा आज के टाइम पे वहम क्या है कि नॉलेज कंपोनेंट को कैसे हम पजल करते हैं चीजों को। मान लो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू किया, उधर से कुछ बात घूम के आएगी, यार ये तो डीडी बसु भी पढ़ लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी का ट्रेंड क्या है? एक्सेप्ट मान लो कि अगर 15 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ दो 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बियॉन्ड लक्ष्मीकांत होते हैं। उनको क्लास में अगर कोई टीचर समझा दे वो टॉपिक्स, दैट इज वेल एनफ। तो उसमें से भी ऐसा होगा, यूपीएससी 3 को आप टैकल कर पाओगे, 2 हो सकता है टैकल भी ना कर पाओ। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज चलता है यूपीएससी में कि क्या कट ऑफ चल रही है पिछले 4-5 साल से, अंदाजा किसी को? एवरेज 85, 87, 90, मैं तो 100 की बात करता हूँ मान लो। तो 200 नंबर के पेपर में से व्हाट मार्क्स यू हैव टू अचीव? 100। और ऐसे ऐसे मान लो सब में आपने जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें उनको सबको हटा दिया, एंड यू हैव अटेम्प्टेड ओनली 70-80% ऑफ द क्वेश्चंस जो सही थे, या आपने 90 क्वेश्चन किए, उसमें से आपका एक्यूरेसी अच्छा था, तो यू विल बी लैंडिंग अराउंड 100, 105, 110। और यूजुअली हम क्या करते हैं, सबको अटेम्प्ट कर देते हैं विदाउट, फर्स्ट कंपोनेंट था नॉलेज, विदाउट अवेयरनेस कि क्या कट ऑफ जा रही है, हमें कितना उसको सिंक करना चाहिए। तो आउटकम कहीं पे ऐसे स्लाइड। कीन थे आप पेपर को अटेम्प्ट करने में, लेकिन वो अवेयरनेस नहीं थी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। जिन्होंने 22 और 23 दिया होगा, व्हाट दे हैव ऑब्जर्व कि क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज हो गया। पहले क्या पूछ रहे थे कि 1 2 2 3 ऐसे करके पूछते थे, दोनों में 2 है, इसका मतलब या तो सही है या गलत है। अब क्या पूछ रहे हैं? 1 2 3 ऑल नन ऐसे करके आ रहे हैं ना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये भी एक अवेयरनेस का कंपोनेंट है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन और कहीं से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। चीजें अभी शायद मैंने जो भी सेशन लिए हैं पिछले,
प्रीलिम्स के जो डिकोड करने का देखा है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो देर इज ए पैटर्न, ठीक है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। तो मान लो कि किसी हिस्ट्री में, एंशियंट वगैरह में 10 टॉपिक ऐसे हैं जहां से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन 2 साल में क्या चेंज हुआ है कि इन 10 टॉपिक से यूपीएससी ने क्या किया है, पहले एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दे देती थी या जो दोनों में होती थी, अब ऑल स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट। लेकिन उन्हीं 10 टॉपिक से हैं, आपको वो 10 टॉपिक ही पढ़ने हैं मोर कीन एटीट्यूड के साथ, उसको थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, रीड बिटवीन द लाइंस करना है, जो यूजुअली हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल नॉलेज कंपोनेंट ले रहे होते हैं, कीन नहीं है उस नॉलेज को रिटेन करने में और सीखने में, और कोई सिखाने वाला भी इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और आपके पास वो अवेयरनेस नहीं है कि सही सिखा रहा है गलत सिखा रहा है। क्योंकि ईच एंड एवरी, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास नॉलेज नहीं थी, तो आई केम टू विन इट एट दैट टाइम। तो वो जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो नहीं होता है इनिशियली हमारे पास। ए के ए एच, ये बहुत, मतलब ये जो बोलते हैं ना कि खुद के लिए ये कंपोनेंट है। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टू सेल्फ एंड द प्रोसेस। सेल्फ कौन है? यू, जो भी हम प्रिपेयर करते हैं। ये वाला कंपोनेंट ना, ये वाला मिस हो जाता है कहीं ना कहीं। जिन्होंने एथिक्स पढ़ा होगा, दे मस्ट नो कि क्या डिफरेंस है। गांधी जी की एक स्टेटमेंट थी, मनसा वाचा कर्मणा, कुछ पढ़ा है? थिंकिंग, स्पीच एंड डीड। You are thinking of preparing for UPSC. You are speaking about it, but you are not doing the deed that are necessary for it. उसके पीछे फिर वही 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर यू आर नॉट अवेयर अबाउट दोज डीड्स, क्या करने चाहिए, और यू आर मिसगाइडेड, और आपके पास वो नॉलेज नहीं है या आप कीन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी टाइम हम मिसगाइड होंगे या ईच एंड एवरी टाइम हम नॉलेज कंपोनेंट में लैग करेंगे, लेकिन समहाउ वो इंटीग्रिटी, तीनों के तीनों कंपोनेंट सिंक नहीं करते हैं, तो इसलिए आउटकम भी सिंक नहीं करता। द डिजायर्ड आउटकम विच वी आर थिंकिंग ऑफ, वो नहीं मिलता है हमें। बहुत बार ऐसा होता है। कई बार एक्सटेनियस फैक्टर्स आर आल्सो देयर। दैट पर्टिकुलर डे आपके साथ क्या होगा, यू विल बी सो मच स्ट्रेस्ड कि आप रात को नहीं सो पाओगे प्री से पहले। आई हैव सीन अ लॉट, बहुत बहुत लोग ऐसे देखे मैंने, उनको नींद ही नहीं आती प्री से पहले मेंस में। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट कंपोनेंट वो उस पर फोकस करेगा। तो यू आर ऑनेस्ट टू द प्रोसेस, आप सीखना भी चाह रहे हो, कर भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों में से एक कंपोनेंट मिस है, जिसकी वजह से पूरे इंटेग्रिटी पे सवाल आ जाता है। और किससे? सेल्फ से। आपने जब सोचा है, आपके परिवार ने सोचा है, तो आप यू हैव प्लंज्ड इनटू इट। मान लो आप रिवर में आपने जंप किया, आपने स्विम करने की सोची थी, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब सर्वाइव तो करना है ना। ऐसे थोड़ी ना कि आप यू विल बी गिविंग अप। वो यहां पे बहुत कम होता है। एक अटेम्प्ट के बाद, 2 अटेम्प्ट के बाद जब नॉलेज नहीं होती या कुछ होता है, तो वी टेंड टू गिव अप, अब कुछ नहीं होगा। उस टाइम पे अगर यू विल गेट समवन हु कैन होल्ड योर हैंड, मैं बता रहा हूँ 37 मार्क्स थे मेरे, 37, ठीक है। तो वहां से प्री पास किया, फॉरेस्ट का भी पास किया, तो वो 20-15-25 नंबर का जितना कोटा वो भी क्लियर किया। तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और मैं उसी प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। इंक्रीमेंटल चेंजेस, इंक्रीमेंटल, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वो इंक्रीमेंटल चेंजेस। एवरी अटेम्प्ट इज ए फ्रेश अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी। अगर ऐसा हो रहा होता तो जिस बार लास्ट बार जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उनको ही नेक्स्ट टाइम बुला लेते, ये दीज आर क्वालिफाइड इनफ, क्यों दूसरे लोगों को लेके आना है। तो इसीलिए ये पूरा ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करती है यूपीएससी। दे टेंड टू थिंक कि हर बार नया पेपर बना के नए लोगों को लेके आओ,
उनके लिए कोई ऐसा नहीं जिन्होंने एक अटेम्प्ट किया डिस्क्वालीफाई, 2 किया, 5 किए, कितना जो भी, एवरी अटेम्प्ट इज फ्रेश वन। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, बस खुद से ऑनेस्ट रहना है और प्रोसेस के लिए ऑनेस्ट रहना है कि एक दिन में कोई प्री या मेंस क्वालिफाई नहीं कर देता। और प्रोसेस वो इंटीग्रेटेड होल है कि आपने प्री पास किया, यू हैव फुल प्रिपरेशन फॉर मेंस, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। तो वो तीनों अगर सिंक में है तो आउटकम सिंक में होगी, लेकिन यूजुअली कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच रहता है। फोर्थ, इसमें कुछ बचा तो नहीं है? नहीं है, बस ए। नेक्स्ट ए इज फॉर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। ये भी पढ़ा होगा एथिक्स में, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड इजी टास्क है, आप नॉलेज कंपोनेंट अवेयर हैं तो इसमें आप सीख लोगे, ठीक है। देखा होगा जो मान लो इंजीनियरिंग वाले हैं वो क्या पढ़ रहे होंगे, सोसाइटी कुछ पढ़ रहे होंगे मेंस के लिए। ये साइंस वाले जो भी हैं, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, बट दे आर स्टडीइंग राइट नाउ बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, साइंसेज। तो उन्हें पता है कि ये इनका एप्टीट्यूड है डेवलप करने के लिए, वो नॉलेज कंपोनेंट को गैदर कर रहे हैं, उनके अंदर ये एप्टीट्यूड तो है। लेकिन कई बार क्या होता है, एप्टीट्यूड लैक करता है। एक बार प्री फेल हुआ, नेगेटिव, उसको देखने का नजरिया ही नेगेटिव हो जाता है प्री का। पूरी प्रोसेस को ना छोड़ के, पूरी प्रोसेस को ना देख के, हम एक उस पार्ट को देखने का एटीट्यूड बना लेते हैं कि प्री ही एग्जाम है, नहीं नहीं ये सबसे पहले ये होना चाहिए, ओनली आफ्टर दैट आई रीड समथिंग एल्स। तो जो पूरी प्रोसेस को एक इंटीग्रेटेड देखना था, उसकी बजाय हम उसके एक कंपोनेंट को देखने लग जाते हैं, बस इतने से। फिर प्रोसेस सफर करता है, आउटकम सफर करता है। कितने ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं कि हर साल इंटरव्यू देते हैं, हर साल इंटरव्यू देते हैं, लेकिन फाइनल आउटकम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस प्रोसेस का कोई ना कोई एक कंपोनेंट मिस किया है जिसको वो नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका अवेयरनेस है ही नहीं उनको। तो ये चीज खुद के लिए अभी तो नहीं करना, एटलीस्ट व्हेन यू आर हियर, तो एटलीस्ट इस साल तो नहीं करना चाहिए आपको, किसी भी लेवल पे, मान लो आपका प्री, मेंस या कुछ भी। अब दूसरा एटीट्यूड क्या है, एडेप्टेशन, जो हमने पिछले अटेम्प्ट्स की बात की है। तो पिछली बार क्या था, 1 2 2 3 3 1 ऐसे करके कुछ कुछ था, ठीक है। 22 में, 23 में क्या आ गया, 1 ऑफ दी, 2 ऑफ दी, 3 ऑफ दी, ऐसे करके स्टेटमेंट। तो ये ट्रांजिशन ये एटीट्यूड बनाता है। आप इस ट्रांजिशन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे आप क्या डर गए, वहां पे नर्वस हो गए, या लगा कि ये तो सबके लिए ऐसा, मैं अकेला तो नहीं हूं, सबको वही पेपर अटेम्प्ट करना है। इस बार भी तो ये हुआ, किसी ने एचएस दिया है, हरियाणा वाला एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। तो एचएस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, सबको लगता था कि तो ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें आइडेंटिफाई करके विल गेट थ्रू इट। उन्होंने जैसे ही थोड़ा सा ट्रांजिशन किया, चीजें अभी वही है, वहीं से वो 12 15 20 एरिया है, लेकिन दे हैव ट्रांजिशन कि क्वेश्चन को कैसे पूछना है, वो नजरिया जो इस एटीट्यूड के साथ थे कि दे हैव टू सेल थ्रू, तो यहाँ पे आके उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया। जिनके पास वो एटीट्यूड नहीं था, दे गेट स्टक समवेयर। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का। और अभी भी जो 90 दिन बचे हैं, इसमें भी यू मे हैव दैट एप्टीट्यूड कि मुझे लर्न करना है, लेकिन इवेंचुअली ये मैटर करेगा इन 90 दिन में आप कैसे, क्या एटीट्यूड के साथ आगे काम करेंगे, वेदर यू विल बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ और नॉट, ऑनेस्ट टू द प्रोसेस और नॉट। लेकिन कई बार लैक करते हैं हम दोनों में, इंटेग्रिटी लैक हो जाता है। डी, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन।
एक सिंपल सी कैलकुलेशन है मेरी, मतलब हो सकता है मतलब इसको जेनरिक सबके केस में अलग रहेगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि 300 इंटू 8, सी सेट पढ़ रहे हो आजकल तो, ठीक है, तो 300 डे एंड 8 आवर्स, यूपीएससी की जर्नी है 2400 आवर्स की। मेरा मानना ये है, इस जर्नी को इन 2400 आवर्स को, इट्स अप टू यू, आप 1 ईयर में कंप्लीट करना चाहते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, और यूजली हम यही करते हैं। इन 2400 आवर्स में से 400 घंटे, 400 घंटे कितने होते हैं, मान लो 1 महीने में आपने 10 घंटे हर रोज पढ़ा, 300 घंटे हो गए, ठीक है। अगले 15 दिन और स्ट्रेच किया तो 1.5 मंथ आप मन लगा के पढ़ेंगे, हाँ यार बस इसी साल कर देना, तो 400 घंटे आप पढ़े, ठीक है, बच गए कितने, 2000 आवर्स। ये 2000 आवर्स हम अगले 2 साल तक कंप्लीट ही नहीं करते, धीरे धीरे और कुछ और किसी चीज में लग जाएंगे, ये एग्जाम आ जाएगा और कोई एग्जाम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम स्टार्ट तो हमने और कुछ किया था, तो हम उस प्रोसेस के लिए इंटीग्रिटी मिस कर देते हैं। हमें तो लगता है कि ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है चलती रहेगी, लेकिन वो यूपीएससी इन इटसेल्फ इज ए प्रोसेस, उसके लिए इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है। हम दूसरी जगह 4 वेंचर में लग जाएंगे, कोई मास्टर्स करेगा, कोई बैचलर्स करेगा, किसी की शादी हो जाएगी, कोई स्टेट्स के एग्जाम देना स्टार्ट कर देगा और किसी चीज में लग जाएगा, तो जो फुल फ्लेजेड आपको 2400 घंटे देने थे वो 1 साल में ना देके हम कहीं कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर में स्किप कर देते हैं। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, या होगी भी बिल्कुल, कि एक मार्जिनल यूटिलिटी रहती है कि किसी, जब कोई बहुत भूखा होगा, बहुत भूखा, उसको फर्स्ट रोटी मिलेगी ना, तो बस उसका स्वाद वो कभी नहीं भूल पाएगा। जब सेकंड मिलेगी थोड़ा और कम रिटर्न, थर्ड और कम और कम, तो उसको 10 रोटी मिल जाए, उसका पेट भर जाएगा तो लेगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ का भी है। तो ये जो 2000 आवर्स आपके बचे हैं, अगर इनको आप ऐसे स्प्रेड कर दोगे 10वीं रोटी की तरह, कि तीसरे साल में वो बाकी बचे हुए 400 घंटे दे रहे हो, तो उनकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। और यही होता है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, जितना एफर्ट आप लगाते हो उसका आउटकम मल्टीफोल्ड आता है। थर्ड फोर्थ ईयर में जितना आउटकम लगाते हो उसका, जो जितना आप एफर्ट लगाते हो उसका आउटकम भी घटता जाता है। क्यों, क्योंकि आप 4 जगह डाइवर्टेड होकर अटेंशन एनर्जी वेस्ट इनपुट देते हो अपना। और जब ऐसा होगा तो आप ऑनेस्ट नहीं हो खुद के लिए और प्रोसेस के लिए, तो आउटकम भी वैसे ही होगा। तो ये जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन है, ये कोर है इस प्रोसेस का। तीनों स्टेप के लिए एक अलग लेवल का डेडिकेशन की जरूरत है। प्री है, यू हैव टू डेडिकेटेड एनफ कि मैं जो PYQ है, या जो मेरा स्टडी मटेरियल है, या जो मेरी टेस्ट सीरीज है, इनको पढ़ के सोल्व करूं। जब मेंस आएगा तो उसमें आंसर राइटिंग जीएस का या ऑप्शनल का, वो मैटर करता है। प्री से मेंस का ट्रांजिशन अगेन एक एटीट्यूड का पार्ट है। कई लोगों का क्या रहता है कि उनका प्री बड़ा अच्छा है, लेकिन उनकी राइटिंग स्किल में नेक नहीं, उनका मजा ही नहीं आता लिखने में, बोर हो जाते हैं। या कॉलेज में उनकी आदत क्या होगी, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे होंगे, जो इंजीनियरिंग वाले हैं, साइंस वाले हैं, वो कुछ पॉइंट फॉर्म में लिख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो सैंडविच करने की जरूरत है, और वो नहीं कर पाते। एक अटेम्प्ट खराब कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर समझ आएगा अरे यार ये मैं ये गलती कर रहा था, तब तक वो पैटर्न चेंज हो जाता है, वो फिर उसके साथ अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक अर्ली मूवर का एक एडवांटेज रहता है, जो आज है, हो सकता है 2 साल के बाद यूपीएससी ऑप्शनल हटा दे, हो सकता है प्री में कुछ और पूछने लग जाए। तो आज जो चीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना है, और वही जो हम एटीट्यूड की बात कर रहे थे वो वही है। जब स्टेट सर्विसेज कोई दे रहा है तो उसके लिए एक अलग एटीट्यूड की जरूरत होती है। जब यूपीएससी आप अपियर कर रहे हो, सीएससी या आईएफएस, तो उसके लिए एक अलग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड की जरूरत होती है।
और जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, घर वाले हमेशा इनको तो ये लगता है तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, स्टेट्स को तो ऐसे ही कर देगा हलवाई तो, लेकिन वो बचा नहीं है गेम। एसएससी नहीं हो रहा है, स्टेट पीसीएस तो कैसे होगा? क्योंकि हर चीज की एक अलग क्वालिफिकेशन है। अगर ऐसे ही होता तो जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे होते हैं वो तो फिजियोथेरेपी और ये वो तो सब कुछ आ रहा होता उन्हें, एक ही डॉक्टर सब कुछ कर लेता, स्पेशलिस्ट की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन ये ना तो घर वाले समझते ना हम ये बात समझते हैं, क्योंकि हम अवेयर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट वापस से, पूरा इंटीग्रेटेड होल है पूरा, कहीं पे भी एक आपका चेन लिंक गया सब टूट गए। देखा हो ना कई बार, जो पूरे पूरे मान लो कोई माउंटेनियरिंग कर रहे हैं तो पूरे एक दूसरे के भरोसे पे चलते हैं, वो बंदा गिरेगा तो सब गिरेंगे। तो ऐसे ही है, एक लूप टूटा सब लोग टूटे, फिर दोबारा से उठ के एफर्ट करके यस पूरी एनर्जी के साथ नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करते हैं, फिर 10 स्टेप चलेंगे, 2400 घंटे में से 800 घंटे पढ़ेंगे, फिर दम तोड़ देंगे। फिर दोबारा से थोड़े दिन बाद स्टार्ट करेंगे, 400 घंटे और पढ़ेंगे, वो जो 800 घंटे पढ़े थे वो तब तक रिड्यूस होकर 400 घंटे रह जाएंगे। फिर वो दोबारा से उसमें मर्ज करेंगे, सिंक ही नहीं बन पा रहा है। तो वो डेडिकेशन और डिसिप्लिन की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये चीज ऐसी है कि हमने पिछले 11 साल के 12 साल के एक्सपीरियंस से यही देखा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो उठकर चलने की ट्राई करते हैं, फिर वो गिर जाते हैं कहीं। एक एग्जाम्पल था इसमें, सोशल मीडिया तो हम सब फॉलो करते ही हैं आजकल, ठीक है? तो नीरज चोपड़ा को देखा होगा कई लोगों ने। इस बार ओलंपिक्स कहाँ है? नेक्स्ट वन याद है किसी को? 24 में ओलंपिक्स है, पेरिस। तो जो पेरिस ओलंपिक्स हैं उसके लिए नीरज चोपड़ा पिछले 2 साल से यूरोप में प्रिपेयर कर रहा है। क्यों कर रहा है? इंडिया में भी कर सकता था। यहाँ से जब बीजिंग वो इससे पहले कहाँ थे? जापान थे। तो यहाँ से वो जापान गया था खेलने, अब यूरोप में क्यों प्रिपेयर कर रहा है? एक्लेमेटाइज होने के लिए। तो ये क्या है, उसको अवेयरनेस थी इस चीज के लिए, वो नॉलेज कंपोनेंट उसने गैदर किया और अब अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को सिंक करके इसके पीछे लगा हुआ है। कब से? 2 साल से 3 साल से डेडिकेटेड है। जब उन्होंने वो जीता था उसके काफी उसके बाद के आप उनको इतने इंटरव्यू देखोगे सोशल मीडिया में, बार बार इस चैनल पे उस चैनल पे उस चैनल, लगभग 1 साल, लेकिन उसके बाद नहीं। उसे पता है कि प्रोसेस है, अगर मैं इसमें पूरा डेडिकेटेडली नहीं जाऊंगा तो आई विल बी थ्रोन आउट। वेटर इंतजार कर रहा है सुबह से शाम तक, तो उनका ओपोनेंट है। तो लास्ट 2 साल से वहीं पे रह के प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा ही जैसे अपने 2400 आवर्स है, तो उनके भी कुछ ऐसे आवर्स होंगे जिसमें उनको दे हैव टू गिव दैट प्रोपोर्शनल टाइम। और उनके सामने भी यही ओड्स होंगे, उनको भी घर की याद आती होगी, माँ का खाना, हाथ का खाना खाना और कुछ करना है, घूमना है, सोशल मीडिया पे ये करना है, वो करना है, पूरा यूरोप घूमना है। लेकिन एवरी डे अगर देखोगे तो उनके सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट आते रहते हैं। खुद नहीं करते होंगे ऑब्वियस है, जैसे हम टाइम वेस्ट करते हैं, कोई और ही अपलोड कर रहा होगा। तो किसी भी चीज के लिए अगर आप ये सोचो कि हमें 24 में जाना है, तो 24 में ऐसा नहीं है कि आप एक महीना पहले जाओगे उठ के और जाके प्री पास होगे, वो नहीं है। अब गेम बदल रहा है, जिन्होंने दिया उन्हें तो पता ही, हो सकता है इस बार कुछ और ही आ जाए प्री में, लेकिन आएगा वहीं से। जो 20 चीजें हैं वो वही रहेंगी, 15-20 हर सब्जेक्ट की चीजें वही रहेंगी, लेकिन उनमें डेप्थ ब्रेड्थ वो चेंज हो जाती रहती है। किसी किसी चीज को ज्यादा, जैसे सी सेट में आपने देखा होगा नंबर सिस्टम के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, किसी बार इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए। लास्ट ईयर शायद इंग्लिश बड़ा इजी था, तो लोगों, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस हमारा क्या करा, इंग्लिश बहुत टफ देते हैं, उसमें तो सोल्व भी नहीं होता, तो इस बार लोगों ने छेड़ा ही नहीं, मैथ्स में फंस गए। आई हैव सीन मेरे फ्रेंड्स जो 2022 में, शायद अब तक 23 में, इवन जो IITians हैं उनसे मैथ्स नहीं सोल्व हो रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश छेड़ा, इन्होंने लग रहा था मैथ सोल्व करके पास हो जाएंगे, नहीं हुए, फेल हुए हैं। तो अगर सब कुछ सिंक में नहीं होगा तो आउटकम भी सिंक में नहीं होगी। तो 24 के लिए आइडियली प्रिपरेशन 23 के साल में स्टार्ट हो जाना चाहिए था। 1 साल तो दोगे, 2400 आवर्स को कैसे कंप्लीट करोगे? नहीं तो
अब 25 के लिए इस साल अब आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए तमीज से, डेडिकेटेड। जो नहीं है वो फिर एक साल और स्पिल और करेंगे। और ये बाउंड, इट इज बाउंड टू हैपन, मतलब ये इसमें तो वो जैसे एप्पल गिरता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, वो बाउंड, उसमें कुछ नहीं है, इफ एंड बट्स है ही नहीं। अगर 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख लोग अगर पेपर देते हैं तो उनमें से मैं तो 20 लोग भी ऐसे नहीं मानता या 30 लोग भी ऐसे नहीं मानता जो प्री ऐसे आंख बंद करके एबीसीडी करके पास हो जाते होंगे। और मेंस में तो मैं 2 भी नहीं मानता ऐसे। हो सकता कोई सुपर डुपर गॉड गिफ्टेड इंसान हो, उसे तो ऐसी आंसर राइटिंग आती है थी बस पूछो मत, तो बचपन से उसने वही किया है। ही और सी में भी दिया, मतलब आउट ऑफ 12,000 1 और 2, तो रेशियो क्या बनता है कुछ सोच लेना क्या रहेगा। इतने लकी अगर ऐसे होते तो वैसे ही प्री पास हो रहा होता, तो ये तो सोचना ही नहीं है। तो जो प्रोसेस है उसको जितना टाइम डेडिकेट रिक्वायर्ड है उतना देना पड़ेगा। लास्ट में ए आपके पास क्या बचता है, एक्टिव लर्निंग। ये हम बहुत मिस करते हैं। जैसे अभी भी मान लो कि हम कितना 30-35 मिनट से बात कर रहे होंगे, ठीक है, इसमें भी आप कितना यहाँ पे प्रेजेंट है, कितनों को नींद आ रही होगी, कितनों को नहीं आ रही होगी, क्या पका रहा है यार, ये तो हमें पता है, हम फेल होके आए, हमसे अच्छा कौन जानता है। ये एक्टिव लर्निंग हम नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे उसको, फ्री की बात करें, फ्री में आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा, ओके आज पढ़ा है, उसका कोई शेड्यूल नहीं है कि उसको 10वें दिन दोबारा रिवाइज करेंगे, 15th डे पे दोबारा रिवाइज करेंगे, कब करेंगे, ऐसा कोई शेड्यूल तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है। और शेड्यूल है तो उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या लैक कर रहा है, डिसिप्लिन। पहले तो शेड्यूल नहीं, ये आपका लैक ऑफ अवेयरनेस है। शेड्यूल है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये डेडिकेशन नहीं है। और अगर ऐसा दोनों ही कर रहे हो तो एक्टिवली नहीं पढ़ रहे। इसको पढ़ा, पीवाईक्यू देखा ही नहीं, पीवाईक्यू देखा तो टेस्ट सीरीज सोल्व नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, जो मैंने बोला आपको कि एक सर्कल है, जब तक ये दोनों एंड्स मिलेंगे नहीं, एक भी लूप बीच में से कट है तो आप कहां आओगे, डायरेक्ट जंप। तो एक एक लूप का ध्यान रखना है, एक एक लूप का ध्यान रखना है, और वो एक्टिव लर्निंग का एक कंपोनेंट है। एक्टिव लर्निंग, अवेयरनेस। अब होता क्या कि अवेयरनेस हमें ये कि ये बुक पढ़नी है, लेकिन हमने पीवाईक्यू नहीं देखे कि कौन से 15-20 टॉपिक्स हमें उनको प्रायोरिटी देना है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर यूपीएससी पता नहीं क्या पूछ ले, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो तो पढ़ोगे ना। उन बेसिक चीजों को हम क्या करते हैं, 5 सोर्स से पढ़ लेते हैं। एक ही चीज चल रही है, मतलब फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ रहे हैं 5 जगह से, और वो भी याद नहीं होते हैं फिर, क्योंकि एक जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। मैं एनसीईआरटी देख रहा था तो मुझे याद आ रहा था इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये, ऐसे करके, क्योंकि 10-15-20 बार पढ़ी है। हो सकता है आपकी कोई फेवरेट बुक हो, फेवरेट नॉवल हो, कुछ भी आपको याद रहेगा। अच्छा, जैसे खुद का जो वार्डरोब होता है ना, उसमें याद रहता है, अच्छा यहाँ पे ये कपड़े, यहाँ पे ये कपड़े, क्योंकि हर रोज खोल रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं अलमीरा को। ऐसे ही बुक्स हैं, लेकिन हम हर रोज नहीं देख रहे होते हैं। उसका शेड्यूल ऐसे आता है कि एक एनसीईआरटी आज पढ़ी है, उसके 3 महीने बाद दोबारा, अच्छा ये भी तो पढ़ना था, इतना सारा सिलेबस है, कैसे पढ़ें, शेड्यूल। उस चीज की अवेयरनेस कि उसको इतने दिन बाद मैं भूल जाता है, भूल जाती हूँ, सेल्फ अवेयरनेस वो नहीं होती। मान लो आपने ये पढ़ा, ठीक है, अब पीवाईक्यू सब सब बोलते हैं कि इतने मीडिया पे सब जगह चल रहा है कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करो, पीवाईक्यू पढ़ो, लेकिन पीवाईक्यू में ना एक जेनरिक में एक और आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। मान लो आपने 10 ईयर के पीवाईक्यू किए, 10 ईयर में कितने पीवाईक्यू हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, जीएस की बात कर रहा हूँ, 1000 हो गए। हर क्वेश्चन में कितनी स्टेटमेंट है नॉर्मल, 4000 स्टेटमेंट्स हैं लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज में। इन 4000 स्टेटमेंट में से
मान लो कि 2000 स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं है, जो आपने आज तक देखी नहीं है, लेकिन 2000 स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जो आपने पहले सुनी होंगी, ठीक है। तो इट इज योर ड्यूटी कि आप इन 2000 स्टेटमेंट्स के बारे में भी जानें, और ना कि बस उसका एक वर्ड जाने कि अच्छा ऐसी कोई स्टेटमेंट थी, लेकिन वो क्या थी। क्योंकि ये बार बार मैं मतलब इतनी बार जितने भी सेशन लेता हूं मैं एक बात बोलता हूं कि यूपीएससी टेंड टू रिपीट देयर थीम्स। ये जो 4000 जो स्टेटमेंट्स है ना, अगर थीम देखोगे तो ये 400 ही थीम होंगी। पूरी जीएस की बात कर रहा हूं, तो 400 ही थीम से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब उन 400 चीजों को तो हम ढंग से पढ़ेंगे ना। मान लो एक दिन में एक चीज भी पढ़ रहे हो तो एक साल में लगभग 365 चीज पढ़ लोगे, 60 दिन की छुट्टी 300 चीज तो पढ़ोगे। इसलिए मैं बात करता हूं कि 300 दिन तो आपको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। और 300 दिन के लगभग लगभग 8 घंटे, 8 घंटे एक्टिव लर्निंग, पैसिव नहीं। आ गए हैं क्लास में बैठे हैं, ठीक है चल रहा है, टीचर पढ़ा के निकल गया है, हम लगे हुए हैं, चल रहा है ना आजकल, मजे ही मजे मजे ही मजे। टीचर पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि आपने वो पीवाई क्यूज नहीं देखे जो टीचर पढ़ा रहा है। अगर आप इतने अवेयर हो, आप खुद बोल सकते हो नहीं सर ये तो आता ही नहीं, आप क्यों उस पर इतना ध्यान दे रहे हैं, बोल सकते हैं कि पहले हमें वो चीज पढ़ाओ जो पेपर में आती है यार। वो 15-20 थीम्स तो करा दो पहले। कोइंसिडेंटली लास्ट टाइम ऐसे मैं शायद एकेडमी में था, तो हमने रिवीजन ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ऐसे ही रैंडम क्लासेस लिए थे। तो उसमें से क्योंकि थीम्स फिक्स थे, तो मैंने ऐसे रैंडम मैपिंग कराई थी और हिस्ट्री कराई थी। तो उसमें हिस्ट्री के तीनों मॉडर्न के तीनों क्वेश्चन वहां से आ गए, और मैपिंग से भी कई सारे क्वेश्चन आ गए। क्यों? क्योंकि थीम्स तो फिक्स है। मुझे तो नहीं पता था क्या आ रहा है और किसी को नहीं पता था, लेकिन ये था कि हाँ यार जो कंफ्लिक्ट जोन है वहां से क्वेश्चन आता है, तो सारे कंफ्लिक्ट जोन की मैपिंग करा दी। हिस्ट्री में हाँ यार ये सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, वो कराया, वहां से आ गए। हाँ यार ये इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर से क्वेश्चन आता है, वहां से आ गया। लेकिन ये अवेयरनेस कहाँ है? ये तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जब अवेयरनेस है तो वो कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड या एटीट्यूड हम लैक कर रहे हैं। जो मान लो ये 4000 क्वेश्चंस थे, तो इसकी एक क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल होती है, वो डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं मतलब इसमें इंजीनियरिंग वाले या जो आईआईटी वगैरह की तैयारी करके आते हैं, जो आईआईटी इन द सेंस के ऑब्जेक्टिव की जो तैयारी करके आते हैं, उनको उसमें एडवांटेज रहता है। क्योंकि उनके बचपन से ही वो तरीका देखना, अच्छा 4 में से एक स्टेटमेंट, 4 में से एक स्टेटमेंट, ये देखने की आदत लग जाती है। और जो ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं उनको थोड़ा डिफिकल्टी आती है इस चीज में, क्योंकि उनका थिंकिंग एक अलग लेवल का होता है। वो पूरा चीजों को एनालाइज करते हैं तब उसमें घुसते हैं। और जैसे ही आपने प्री में ओवर एनालाइज किया, ओवर एनालिसिस किया, डूम टू फेल। जो फर्स्ट टाइम स्ट्राइक कर रहा है ना आपके दिमाग में, फर्स्ट टाइम स्ट्राइक कर रहा है, 99% केसेस में वो बेस्ट ऑप्शन होता है। फिर हम उसको दिमाग लगा कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसे लग रहा था, फिर जो जो माइंड के बैक से चीजें निकल के आती है ना, वो खराब कर देती हैं प्रोसेस को। फर्स्ट टाइम जो स्ट्राइक करे 99% केस में उसको आंसर माने। ओनली एंड ओनली इफ इतनी मतलब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आए कि नहीं ये गलत है, तो ही चीजों को चेंज करो। तो वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है। कई लोग क्या करते हैं, ओएमआर भरने में ही 2-3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और हर साल कोई 0.5 से 0.33 से बाहर हो रहा है, कोई 0.66 से बाहर हो रहा है। वो फिर सोचता रहे यार वो एक ओएमआर गलत ना भरता तो क्या होता। और ये तो जीएस है। अब अवेयरनेस ये भी रहनी चाहिए कि समथिंग नोन एज सीसेट पेपर 2 इज ऑल्सो देयर। आई हैव सीन लोग जो 130 नंबर लेके आए लेकिन सीसेट में साफ। तो ये भी तो अवेयरनेस है। खुद की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए ना। लड़ने तो आप चले गए हो यूपीएससी के साथ, लेकिन ना आपके पास पूरे हथियार हैं, ना आपके पास प्रिपरेशन है, तो होगा क्या? मरोगे। और देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इंडिविजुअल होते हो ना तो बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे घर वाले, दोस्त, इमोशन सब जुड़ जाता है। और जब वो होता है स्ट्रेस, एंजाइटी और आइसोलेशन, पता नहीं क्या क्या चलता है साथ में। तो इसके लिए जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, नो मैटर व्हाट
I'll stand up again, I'll rise up again. और ये जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हो सेट होता जाता है अगर आप पास नहीं होते तो। इसलिए जिस लेवल पे आज है वो, इट इज योर ड्यूटी, आप उसे अपहेल्ड करें खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि जो 5-6 अटेम्प्ट करके बाहर रहता है उन्हें लगता है कि बड़ा ये तो, क्योंकि वो इतनी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हर साल आप मेंस लिख रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं हो रहे हो, या प्री दे रहे हो। क्यों? कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कोई शादी छोड़ी होगी, किसी के फ्रेंड का कोई बर्थडे होगा, कोई पार्टी में नहीं गए हैं, तो वो क्या सोशल आइसोलेशन भी मांगती है प्रोसेस। और जब आप उस आइसोलेशन स्टेज में होते हो तो आप अपने इमोशंस का खुद ध्यान रख रहे हो। और जब आप इतने मैच्योर हो रहे हो कि इमोशंस का भी ध्यान रखना है, पढ़ना भी है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो एंजाइटी आती है। कहीं पे भी एक कंपोनेंट, वही एक चेन अगर वीक हुआ दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एक दिन फीवर आया, 3 दिन की पढ़ाई खराब, एक दिन पेपर अच्छा नहीं गया, एक वीक खराब, यही होता है। तो पूरा प्रोसेस को लास्ट में बस केवल यही कहूंगा कि अगर आपने इस पूरे प्रोसेस को एक प्रोसेस की तरह नहीं लिया, कोई भी एक लिंक टूटता रहा तो प्रोसेस खराब हो जाएगा। और ये जितने भी लिंक हैं मैं इन्हें मानता हूं कि ये जॉइंट्स हैं। ये कोई जॉइंट प्रीलिम्स है, ये कोई जॉइंट प्रिपरेशन है, ये कोई जॉइंट मेंस है, ये कोई जॉइंट आपका कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट है, और यहाँ पे बीच में आपका जिस भी जॉइंट में वीकनेस आएगी पूरी प्रोसेस खराब होगी। बस इतनी सी कहानी है। आई होप कि समझ चुके होगे। पढ़ाने को तो मैं और भी बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, या बता सकता हूँ, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उसका करोगे क्या? 90 दिन है सामने। 90 दिन के लिए आपके पास इन 90 डेज के लिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि आप क्या करने वाले। और वो रोड मैप यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। विनय सर एक आइडियल रोड मैप बना सकते हैं, लेकिन यू नो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। 7 सब्जेक्ट में से आपको कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल पे आता है। एक मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ जब भी किसी से जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बताता हूँ कुछ, एक चार्ट बनाओ खुद का। आज का, आज डेट है कुछ 21st है, ठीक है। तो 21 फेब को एंशियंट हिस्ट्री में आप कितने परसेंट आता है? 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है। कहाँ से पता चलेगा? PYQ सॉल्व करके देखो। 10 में से 2 PYQ हुए 20, 10 में से 3 हुए 30, 7 हुए तो 70%। सब सब्जेक्ट्स का, मॉडर्न इंडिया का, ज्योग्राफी का, मैपिंग का, साइंस का, इन्वायरमेंट का। इवेंचुअली कितना करना है किसी भी परसेंटेज को? अराउंड 80%, ठीक है। 100 में से अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो ठीक से, 20 गलत भी हो जाते हैं, तब भी आप पास हो जाओगे प्री में। तो अराउंड 80% अगर आपकी नॉलेज है प्री के सब्जेक्ट्स में तो आप प्री पास हो जाओगे। तो 20 से 80 का जो सफर है उसको कैसे कवर करना है, ये आपके अगले 90 दिन का शेड्यूल है। इसमें जो भी हेल्प हम कर सकते हैं, विनय सर कर सकते हैं, तो वी आर हियर, ठीक है। कोशिश करेंगे अभी कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेने की उसके लिए, लेकिन आपको ना एक जो मैं बोलता हूँ ना डेडिकेशन, उसकी जरूरत पड़ती है। मैं और विनय सर क्या करते थे, लक्ष्मीकांत को 2 दिन में खत्म करते थे। सुबह से शाम केवल लक्ष्मीकांत पढ़ रहे, शाम तक, मतलब एक दिन में लक्ष्मीकांत। सुबह बैठे 7 बजे, रात को 10-11 बजे तक लक्ष्मीकांत खत्म। क्योंकि हमें ये पता था कि यार इस पेज से ये 4 बातें काम की है, इस पेज से ये 10 बातें काम की है। सबसे खतरनाक बुक जो शायद आप लोगों ने तो कभी देखी नहीं होगी, एक कल्चर की बुक आती थी स्पेक्ट्रम की, ठीक है। और अब नितिन सिंघानिया, उसी की बड़ी माँ बड़ी बहन कुछ मान लो आप, ठीक है। वो बुक इतनी बोरिंग लगती, क्या पढ़ा रही है यार, क्या है इसमें, क्या हर लाइन में कुछ ना कुछ काम की इंफॉर्मेशन है क्या। तो वैसी चीजों को देखना, उसमें से देखो प्री में बहुत आसान है एक चीज, आंसर आपके सामने है, लेकिन बस उसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो कीननेस की जरूरत है ना, एटीट्यूड, वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं। बस उसी चीज को एक बिल्कुल
देखो बहुत तो मेंस में एक बात बोलता हूँ, मान लो ये आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है, तो इससे इस पेरिफेरी में अगर आप आंसर लिखोगे तो कम मार्क्स मिलेंगे। जितना इस पेरिफेरी के पास आप आते जाओगे, इतना इतना इतना, डार्ट्स खेलते हैं ना, तो डार्ट्स में जहां पे बिल्कुल अगर स्ट्राइक करोगे तो 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है, 10 नंबर्स होते हैं, तो वैसा ही मेंस में होता है, प्री में भी अब ऐसा ही हो गया, क्योंकि तीनों चारों स्टेटमेंट इतनी नजदीक हैं, तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द 1 और 2 आपको क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए, और उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत है, एफर्ट्स की जरूरत है, कि 90 दिन दुनिया भूल के एक ही चीज में लग जाओ। अगर नहीं लग रहे हो तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, ये तो अगला साल फिर आएगा, कुंभ का मेला तो है नहीं 12 साल बाद प्री आ रहा है, तो अगले साल फिर आएगा, लेकिन यू विल बी 1 ईयर एंडर। 6 लाइफ लाइन में से फिर ऐसे चलेगा, अभी 0 है, कोई एक नहीं आउट हुआ होगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इससे आगे जाए, क्योंकि फिर क्या होता है, लड़कियों के लिए तो बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है, घर वाले बोलेंगे शादी करो, जीवन में 4 काम और करो, कोई सेकंड ऑप्शन ट्राई करो, लड़कों के केस में ये नहीं हो रहा तो और कुछ कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो एक दो उसके बाद ना एक्सट्रेनियस फैक्टर शुरू हो जाते हैं, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, कोई बीमार हो जाएगा, किसी के मम्मी पापा का कुछ हो जाएगा, किसी का भाई कहीं विदेश चला जाएगा, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। अभी अच्छा टाइम, बेस्ट टाइम इज नाउ, ये 90 दिन जो इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए 390 दिन, लेकिन अभी क्या लगा, अरे बहुत 390 दिन तो कर लेंगे, इतना क्या है, लेकिन ऐसे गायब हो जाते हैं। आप लोगों ने भी जब देख ही रहे होगे यार, बच्चे से यहाँ तक आए हो, पता ही नहीं चला कैसे गायब हो गए दिन, कुछ मेमोरीज याद है, ऐसे ही 1 साल की मेमोरी याद रहेगी, अच्छा उसकी शादी में जाके टाइम खराब किया था, उसकी तो वैसे ही होनी थी, अपना क्या मिला, उसकी तो हुई होगी, अपना क्या गया अटेम्प्ट, ये अपना काउंटिंग बढ़ गया 1 2 3 4 5, और स्ट्रेस बढ़ गया, नुकसान हुआ 1 साल का, मेंटल पीस जाता है। और देखो एक बात मैं बोलता हूँ, ऑनेस्टी जो मैंने आपको बोली ना, बहुत बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, पीक पे मान, सबसे ऊपर मानता हूँ मैं उस चीज को, ऑनेस्टी टू सेल्फ, बस किसी दूसरे के लिए नहीं। जो लोग यहाँ पे किसी के कहने से प्रिपेयर करने आए होंगे ना, उनको उनके ऊपर डबल वो ड्यूटी है, जिन्होंने भी बोला उसके लिए ऑनेस्ट रहना और खुद के लिए ऑनेस्ट रहना। इन द एंड खुद के लिए ऑनेस्ट रहना सबसे बड़ी बात है, कि मैं इस प्रोसेस में आया या आई हूं तो मैं कितना पंचुअल हूं। द मोमेंट आप इसको एंजॉय करना बंद कर दो ना, छोड़ दो बस, उसके बाद मत करो फिर इस प्रोसेस को, उससे बाहर निकल जाओ, नहीं तो आप अपने जो यूथफुल ईयर से इनको गायब कर दोगे। और स्ट्रेस भी तब आता है जब आप किसी दूसरे के कहने से यहाँ आते हो और अपना 100% नहीं दे पाते हो। एक स्टोरी थी, पता नहीं मैं शायद किसी कहाँ पे पढ़ी थी मैंने, या सुनी थी कुछ, एक बंदा होता है इंडिविजुअल, वो सी कोस्ट पे होता है, तो जो टर्टल्स आते हैं ना, वो जैसे ही वो वेव आती है तो उसमें बहुत सारे टर्टल्स बाहर आ जाते हैं। तो बंदा क्या कर रहा था, एक एक टर्टल को लेकर बाहर अंदर वापस फेंक रहा था पानी में, क्योंकि कोई कौवा आएगा, कोई आएगा उसको उठा के ले जाता है, खा जाता था। तो कोई साइड में से पासर भाई था, वो कहता है कि अरे क्या कर रहा है तू, अकेले करने से क्या होगा, या मुझे सेटिस्फेक्शन। अगर किसी दिन आपको ये सेटिस्फेक्शन है कि आप अपना 100% दे सकते थे और आपने कुछ 80-90% दिया है, ठीक है, तो आप तो केवल ये 10-20% का ही तो मार्जिन रीच करना है ना। और अगर आप यही 30-40% दे रहे हो, फिर तो उस प्रोसेस से बाहर चले जाओ। ये भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है खुद के लिए। तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से बचने के लिए क्या जरूरी है, खुद के लिए ऑनेस्टी। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, अरे 2 साल खराब किए, 5 साल खराब किए, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आपसे कितने भी कम पढ़ो, यू विल बी वाइजर देन 2 ईयर बिफोर। आज 2 साल पहले जो अवेयरनेस थी, यू आर ए वेल मेच्योर्ड, वेल अवेयर इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया। यूपीएससी प्रिपरेशन की यही कला है, यही एक बेस्ट क्वालिटी है। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क।